हम जब अपने दुख सुनाना चाहते हैं तो लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। आप सबको मालूम है जावेद अख्तर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का है। ज़ुबैर साहब खिड़की के लग बैठे थे, एक बड़ी खूबसूरत लड़की सामने से जा रही थी। ज़ुबैर साहब ने कहा, निदा देख बड़ी खूबसूरत लड़की है यार। निदा ने कहा, लेकिन बस के बाहर है। इरादा हो अटल तो मोजिज़ा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है। तो ऊपर से जिगर साहब पहला घूंट लिए थे कि नीचे से ये चिल्लाए, यार ये सब मत करा करो मेरे साथ, और आइंदा ऐसा करना हो तो मेरे साथ सफ़र वफर नहीं करना। हमारी साहित्य की, हमारे अदब की, मैं आलमी अदब की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की खूबसूरत ज़बानें जो ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहने की, जिनसे बहुत बरसों सदियों तक उम्मीद वाबस्ता है, उनमें हमारी उर्दू है। एक बहुत प्यारी ज़बान जो उर्दू के अलावा साहित्य में, आर्ट में, अदब में जिन्हें शुमार किया जाता है, वह है रसियन ज़बान। रूसी अदीब, रूसी अफसाना निगार चीखोव, एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है चीखोव। उन्होंने अपने अफसाने में लिखा है, वो लिखते हैं कि एक अफसाना है हुकुमचंद जी चीखोव साहब का, कि उसमें एक कोचवान है जो तांगा चलाता है और उसका जवान बेटा मर गया है। कोचवान का जवान बेटा मर गया है और उसके पास कोई है नहीं कि वो बैठ के उसको दिलासा दे, उसे तसल्ली दे, उसकी तशफ़ी करे। बहुत परेशान है और रोज़मर्रा के मामूलात भी उसको निपटाने हैं। रोज़मर्रा जो उसके ज़िंदगी में जो भी मामलात हैं उसको भी देखना है। बहुत परेशान है, रो रहा है, लेकिन हालात से समझौता करना है। अपनी गाड़ी निकालता है, गाड़ी में तांगे को लगाता है। घोड़े को लगाने के बाद जब वो घोड़ा गाड़ी तैयार हो जाती है तो लेके निकलता है, सवारी ढूंढता है, सवारी मिल जाती है। वो चाहता है कि मैं सवारी से, जो बैठी हुई सवारी है, उससे अपना दुख शेयर करूं, अपना दुख बताऊं कि मेरा जवान बेटा मर गया है और वो मुझे दिलासा दे, मैं कुछ रोऊं, वो मेरे आंसू पोंछे। वो जैसे ही अपनी बात शुरू करता है कि मैं घोड़ा गाड़ी चलाता हूं और मेरा एक बेटा था, सवारी कहती है कि अरे अरे वाह वाह वाह, क्या अच्छा मंजर है, ये पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, ये पहाड़ कितना खूबसूरत है। यही सिलसिला करते करते स्टेशन आ जाता है जहाँ सवारी को छोड़ना होता है। अगली सवारी फिर बैठती है, फिर वो कुछ कहना शुरू करता है कि मैं कोचवान हूँ, मेरा बेटा था, वो इंतकाल कर गया, जवान बेटा। तो कहता है, यार यह पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये नदी कितनी गहरी है, कितनी लंबी बह रही है, अरे वाह वाह वाह। इस तरह की बात होती है, पूरा दिन उसमें चला जाता है, कोई कोचवान के आंसू नहीं पोंछता। आखिर में वो शाम को आकर अपना घोड़ा गाड़ी से अलग करता है और घोड़े को उसकी खूंटी से बांधने के बाद घोड़े के सामने बैठ कर रोता है। कहता है, रामू देख, मेरा बेटा मर गया, मेरी बात तू सुन ले, कोई नहीं सुन रहा है। तो आज हमारा जो मौजूदा कल्चर है बहुत करीब इसके पहुंच गया है। हमारी ज़बान, हमारी तहज़ीब का रोना यही है कि हम जब अपने दुख सुनाना चाहते हैं तो लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, हमारा दुखड़ा कोई सुनना नहीं चाहता। ऐसे माहौल में ये लड़कों ने इतना अच्छी तकरीब मुनक्किद की, इतने बच्चों को लाया और इतने
अच्छा प्रोग्राम दिया, ज़बान व अदब की बका के लिए जो कोशिश की, मैं बिलाल तेगी साहब और तौसीफ कातिब के साथ उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उस कोचवान का दुख समझने वाले लोग हैं। इन लोगों ने वो माहौल पैदा किया हमारे सामने कि हम अपनी बात करें, अपने अंदर की टैलेंट को, अपनी खूबियों को उजागर करें, बाहर लाएं, और उस पर वो इनाम भी देते हैं। ये बड़ी खूबी है। अब जहाँ तक किस्सा गोई का मामला है, देखिए किस्सा गोई जो है, मैंने कोई तैयारी नहीं की। मैं बहुत आसानी से चाहता तो नेट से जाके कुछ जोड़ लेता, यहाँ वहाँ से कुछ निकाल लेता, एक कागज़ पे कुछ लिख लेता, मोबाइल से कुछ मामला कर लेता। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं वहाँ एकदम बिल्कुल तैयारी, बगैर तैयारी के जाऊँगा तो जो अंदर से फील होगी, जो बेसाख्तगी निकलेगी, वो काम करेगी। तो मैंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की। और जहाँ तक किस्से का मामला है, तो हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा मुल्क भारत, ये किस्सों की आमाजगाह है। किस्सा यहाँ पैदा हुआ, यहाँ जन्म हुआ इसका। उसकी वजह ये थी कि आज की तरह पहले के ज़माने में वक्त गुजारी और दिलदोज़ी और क्या कहेंगे उसको, तफरीह के सामान मुहैया नहीं थे। मिसाल के तौर पे टेलीविज़न है, मोबाइल है, या और सारी चीज़ें नहीं थी। तो आम तौर पर यह होता था कि गर्मियों के दिनों में लोग शाम में अपना काम धंधा ख़त्म करके किसी पीपल या बरगद के झाड़ के नीचे चौपाल पर बैठते थे और किस्से सुनाते थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वक्त बहुत था। हम आज हमारी तरह फास्ट मामला नहीं है कि ऐसे ऐसे करके हम निकल जाते हैं, वैसा नहीं था। बहुत लज्जत लेके बात करते थे। और यही सिलसिला जब सर्दियां होती थी, ठंडी पड़ती थी, तो अलाव जलाकर उसके गिर्द लोग बैठ जाते थे और फिर वो किस्से का मामला चलता था। उनमें भूत प्रेत के किस्से ज़्यादा होते थे। अकीदतमंद और आस्था से जुड़े हुए लोग अपने देवी देवताओं के किस्से सुनाते थे। और जो लोग उसमें, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रावी कहते हैं रिवायत बयान करने वाले को, किस्सा गो को, वो इतनी लज्जत पैदा करता था कि सुनने वाला कहता था, हाँ फिर क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ। तो ये जो मामला था, ये तजस्सुस, ये रावी की अंदाज़े पेशकश और तर्ज बयान और उसलूब सामईन को, सुनने वालों को बांध के रखता था और पता ही नहीं चलता था कि वक्त कहाँ से कहाँ निकल गया। ये किस्से का बुनियादी मामला था। फिर वक्त बदला। अच्छा, किस्सों में देखिए, मैंने कहा कि हिंदुस्तान किस्सों की आमाजगाह है। आप देखिए, आप अल्फ लैला देखिए, जिसे आम ज़बान में अलिफ लैला कहा जाता है। पूरी दास्तान हिंदुस्तान में लिखी गई, लेकिन उसका पूरा पस मंज़र जो है वो ईरान और अरब के हिस्से हैं। चाहे आप अलाउद्दीन का चिराग देख लीजिए, सिंदबाद जहाज़ी देख लीजिए, अलाउद्दीन 40 चोर, मर्जीना और दूसरे जो भी मामला हैं, उसमें बहुत से किस्से हैं। ये सारे किस्से जो थे वो दरअसल हिंदुस्तान में लिखे गए, लेकिन उनका पस मंज़र, पूरा पस मंज़र जो था, वो उसका वातावरण जो था, वो पूरा अरब कल्चर और ईरान से लगा हुआ। उसमें बगदाद भी है, उसमें सिमरकंद व बुखारा भी है, उसमें अरब के कुछ हिस्से हैं। अब जब दौर आगे बढ़ा और लोगों के पास वक्त की तंगी हुई, तो वक्त, एम मुबिन साहब बैठे हैं यहाँ, बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, ये मेरी बात की तायद करेंगे कि वक्त की तंगी ने किस्सों को सॉर्ट किया। वक्त कम होने की वजह से किस्सों को सॉर्ट करना पड़ा और उसके मुख्तलिफ नाम हुए। उसके मिनी अफसाने भी हुए, अफसाने भी हुए, छोटी कहानियाँ भी हुई, मिनी कहानियाँ भी हुई।
अब इनमें वो कहानियाँ जो छोटा सा प्लाट एक होता है, उस पे कलमकार जो किस्सा लिखने वाला है, जो कहानी कहने वाला है, वह असल में उसकी लज्जत को दोबाला करने के लिए उसके प्लाट को पूरी तरह बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पे, मैं बहुत निचली सतह पे आके मिसाल दे रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ छोटे बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं आसानी से बात समझा दूँ कि आप देखिए, एक फिल्म आई शोले। शोले एक फिल्म आई, अगर हम उसकी कहानी को किसी को बताना चाहें तो 5 से 7 मिनट में वो इस तरह बताएंगे कि भाई एक ठाकुर है, एक गांव में रहता है, और एक डाकू है गब्बर जो अपनी पूरी टीम के साथ आता है, पूरी फौज के साथ आता है, और ठाकुर के पूरे खानदान को, पूरे परिवार को मार डालता है। खुद ठाकुर के भी दोनों हाथ काट देता है। अब ठाकुर जो है उससे बदला लेने के लिए 2 ऐसे गुंडों को हायर करता है जो लड़ना जानते हैं और आसानी से मुखालिफ को शिकस्त देना चाहते हैं। और फिर एक लड़ाई होती है और उसमें जो कैफरे अंजाम को पहुंचना वो पहुंच जाता है। तो यह है, लेकिन उसमें जो बात बीच बीच में जो सीन है, अब उसमें सुरमा भोपाली है, जेलर का शॉट है, बसंती का तांगा है, ये सारी चीज़ें, और फिर उसमें एक इमाम साहब हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, उनके बच्चे को मार दिया गया। ये सारी चीज़ जो है कहानीकार की सलाहियत है कि बड़ी खूबी के साथ, और महसूस भी नहीं होता कि ये चीज़ें उसमें एडजस्ट की गई हैं, ऐसा लाया गया है कि उसको उसका हिस्सा बना दिया गया। तो ये जो शॉर्ट करने का मामला था, ये खूबी बहुत से लोगों के यहाँ थी। खुद प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद हमारे यहाँ एक बड़ा नाम है। देखिए, एक छोटा सा एक अफसाना है जो उनके नाम से मंसूब है, हालांकि उसमें इख्तिलाफ है कुछ। मैं बहुत चाहूँगा कि यहाँ बच्चियाँ उसको बहुत गौर से सुने और देखें कि उसमें अखलाकियात का कितना बड़ा दर्स है। मुंशी प्रेमचंद का एक अफसाना है, हीरों का हार। हीरों का हार का मामला ये है कि वो एक बहुत गरीब औरत है और उसका शौहर है। अब वो गरीब औरत जो है वो एक गांव की एक मालदार औरत के यहाँ काम करती है, झाड़ू पोछा का, साफ सफाई का काम करती है। और उसका शौहर जो गरीब, बहुत गरीब है, वो एक खेतों में किसी के यहाँ काम करता है। अब उनके रिलेटिव में, उनके ताल्लुकात में किसी रिश्तेदारी में शादी है और उस शादी में उनको जाना है। तो वो गरीब औरत जो है अपने शौहर से कहती है कि वो मेरे लगे एक साड़ी रखी है, एक जगह से तोहफा मिला था, आपकी भी एक धोती रखी है, हम लोग नया पहन लेंगे और शादी में चलेंगे। वो उसका शौहर कहता है नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कहती है मेरी मालकिन जो है उसके अलग एक हीरे का हार है और मैं उससे कहूँगी कि मुझको एक दिन के लिए शादी में जाने के लिए वो हार मुझे दे दे, मैं शादी में जाकर आकर उसे लौटा दूंगी। मालकिन फराक दिल थी, कहने लगी गांव की है, पुरानी नौकरानी है अपनी, कहाँ जाएगी। वो उसको हार दे देती है। तो शौहर मना करता है, कहता तू हार वार मत ले, ऐसी बहुत अच्छी लग रही है, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे एक दिन खुद अपने पैसे से हार दिलाऊंगा, ये मेरा तेरा वादा है कि मैं तुझे एक दिन हार दिलाऊंगा। वो कहती हाँ ठीक है, जब दिलाना दिलाना, मैं अभी पहन के चलती हूँ। अब वो हार पहन के शादी में जाती है। शादी खत्म हो जाती है, दूसरे दिन नौकरानी काम पर नहीं आती। दूसरे दिन वो नौकरानी काम पर नहीं आ रही है। मालकिन सोची कि बीमार उमार होगी, शादी में गई थी, कुछ तबीयत बिगड़ गई होगी। जब तीसरे दिन भी नहीं आती तो मालकिन जाती है उसके घर, तो वहाँ ताला बंद है। पड़ोसियों से पूछती है, कहते हैं कि ये तो 2 दिन 3 दिन से ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, ताला मार के पता नहीं कहाँ चले गए। मालकिन चली आती है घर। अब इस वाक़ये को 12 साल बीत गए। 12 साल
12 साल के बाद अचानक वो मालकिन की हवेली पे दस्तक हुई। मालकिन ने दरवाज़ा खोला, सामने वही खड़े हैं दोनों नौकर और उसकी बीवी। तो कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे मालकिन, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं फला हूँ, आपके यहाँ काम करती थी। अरे हाँ हाँ, तू कहाँ थी, इतने बरसों से नज़र नहीं आई। कहती है मालकिन क्या बताऊँ, वो आपने जो हीरे का हार दिया था ना, वो मैं पहन के शादी में गई, अब वो पता नहीं चोरी हो गया कि मुझसे खो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ और बहुत शर्मिंदगी हुई, मैं कैसे आपसे नज़र मिलाऊं। तो मैं वहाँ से मेरे शोहर को लेके हम लोग शहर चले गए। मालकिन शहर हम लोग गए, एक वक्त खाना खाया, बहुत मेहनत की, 12 साल तक हमने पैसे पसंदाज किए, पैसे जोड़े, और 12 साल के बाद आपका ये हार हमने बना पाया है और ये हार हम लेके आए हैं। तो जब वो मालकिन को हार देती है, अब क्लाइमैक्स देखिए इसका, जब मालकिन को हार देती है तो मालकिन कहती है अरे पागल, वो नकली हार था, जो मैंने तुझे दिया था वो नकली हार था, वो तो ऐसे ही मैं रखी थी, तू मांगी दे दी, कोई बात नहीं, खो गया। ये 12 साल तूने। मालकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं चोर की हैसियत से या शर्मिंदगी के लिए आपके सामने आऊँ। तो हम 12 साल तक मेहनत किए, खूब अच्छे किए, कम खाए, पैसा बचाए, ले आए। तो वो कहती ले, तू हार ले जा तेरा, और कल से काम पे आ जाना। तो उसका शोहर कहता है देख, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे एक दिन हार दिलाऊंगा। तो ये जो इख्तिताम होता है कहानी का, अफसाने का, वो रूह पैदा कर देता है, उसमें रूह डाल देता है। बहुत सी चीज़ें आई, बड़े बड़े अफसाना निगार आए और कहानियों के, किस्सों के पूरे एक समाज अलग से रहा। वो एक दौर था, इतनी फास्ट जिंदगी नहीं थी। भाई, हमने कहा कि आपने इतनी बेहतरीन कहानी सुनाई, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग इस कहानी के साथ में जाएं। अब दूसरी सुना देंगे तो पहली का फिर वो बढ़िया असर नहीं रह जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग समय शेयर करते हैं और फिर वो बढ़ाना चाहेंगे फिर। हाँ जी। तो हमारा दोस्त तौसीफ खातिब ने कहा कि पांडे जी आपके मुंबई में बहुत सारे शायर दोस्त हैं, तो आप उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ 89 में जनसत्ता अखबार निकला था, तो उसमें मैं वीकली कॉलम लिखता था और उसके ज़रिए अपने मुंबई शहर में जितने भी बड़े बड़े शायर हुए सबसे मेल मुलाकात हुई। सरदार जाफरी साहब, मजरूह साहब, निदा फाजली साहब, जावेद अख्तर साहब, नक्शलाइल पुरी साहब, सबसे कैसरुल जाफरी साहब, तो सबके साथ उठना बैठना रहा और सबसे गुफ्तगू होती रही। तो बच्चों, तुम लोगों ने शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। किसमें था? हाँ, दिल वाले दिन, याद है। तो बड़े बड़े शायरों के साथ में भी ऐसे छोटे छोटे किस्से होते हैं कि जो बाहर कम सुनाई पड़ते हैं। जैसे आप सबको मालूम है, जावेद अख्तर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का है और उनको बचपन से ही तुक मिलाने का शौक़ है। तो 96 में जावेद अख्तर साहब की किताब आई थी, तो उनके घर पे कई मुलाकातें हुई और हम लोग कई मुशायरों में भी साथ गए। तो एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया उनके घर पे, तो उन्होंने पहला यही सवाल किया कि और निदा फाजली साहब कैसे हैं। तो मैंने कहा कि अभी कल जनसत्ता अखबार में उनकी गज़ल शाया हुई है, कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है। तो दूसरा मिसरा सुनने के पहले ही जावेद साहब ने एक मिसरा लगा दिया,
जैसे ही मैंने कहा कि कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, वह बोले ऐसी गजलें छपवाने में पैसा लगता है। तो इस तरह से वो बातचीत में जो है तुक मिला देते थे, और जो है जो लोग वहाँ रहते थे बहुत उसका लुत्फ उठाते थे। तो उन्होंने उस ज़माने में कहा कि जहाँ भी अच्छा कार्यक्रम होगा बुलाओगे हम चलेंगे कविता पाठ के लिए। जब उनका तरकश उनकी ये शेरी मजमूआ प्रकाशित हुआ था, तो कब परेड में कोलाबा एक आईडीआई बैंक है, उसमें कविता पाठ का प्रोग्राम था। तो वहाँ से जब निकले तो उनकी कार में उनके एक बहुत प्यारे दोस्त हैं सूर्यभान गुप्त, वो थे और मैं था। तो जब हम लोग चर्च गेट में एरोस सिनेमा के पास से गुजरे तो उसमें जो पोस्टर लगा था उस पर लिखा था दिग्दर्शक जामू सुगंध। तो जावेद साहब बोले यार जामू सुगंध बड़ा अच्छा नाम है। तो बोले कि इसका सुगंध का काफिया क्या होगा? तो सूर्यभान गुप्त ने झट से कहा दंद फंद चंद ऐसे ही काफी होंगे। तो सिग्नल जैसे ही क्रॉस हुआ तैसे ही जावेद साहब ने कहा कि देखो 2 मिसरे हो गए हैं जामू सुगंध को समर्पित, कि बस आज से ही शराफत में बंद कर दूंगा, बस आज से ही शराफत में बंद कर दूंगा, समूचे शहर को जामू सुगंध कर दूंगा। तो इस तरह से मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और ये जो तुक मिलाने की कला थी वो आज भी कायम है। तो जिस साल उनको राज्यसभा में बतौर एमपी बुलाया गया, मेरे ख्याल से 2009 का समय रहा होगा, तो ये अनाउंस होने के जस्ट पहले भरोसा अवार्ड उनको इंदौर से अनाउंस हो गया। और उसमें हुआ कि 4 मंत्री आ रहे थे, बलराम जाखड़, सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला और श्री प्रकाश जायसवाल। तो जो संस्था वाले थे उन्होंने कहा कि 4 मंत्री आ रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा संचालक चाहिए। तो कन्वीनर थे मुनव्वर राणा, तो उन्होंने कहा कि मेरे कार्यक्रम का संचालन मुंबई में एक पढ़ा लिखा संचालक कर रहा है, आके देख लो। तो सचमुच वहाँ से 2 लोग आ गए मुंबई, एक जो है अरविंद मंडलोई और एक हिदायतुल्ला खां भरोसा न्यास से। और राणा साहब की किताब नए मौसम का फूल यहाँ पे सहारा स्टार होटल में उसका रस्म इजरा मैं संचालन कर रहा था। तो उन लोगों ने कह दिया कि पांडे जी चाहिए, और मेरी बुकिंग हो गई साथ में वहाँ। तो अभय प्रसाद स्टेडियम में 7:30 का समय दिया गया था, 7 बजे हाउसफुल यानी 10,000 पब्लिक। अब समझिए कि जिस दिशा में 10,000 पब्लिक आ जाए तो रास्तों का क्या हाल होगा। तो पूरे सारे रास्ते जाम। तो मालूम पड़ा कि जितने भी ये चारों मंत्री और जावेद साहब वो ट्रैफिक में फंस गए हैं और उनको टाइम लगेगा आने में, और हाल में फिर जो है शोर शराबा होने लगा। तो मुनव्वर साहब ने कहा कि पांडे जी भीड़ बेकाबू हो जाएगी, हम लोग जो है स्टेज पे कुछ करते हैं। तो हमने कहा क्या करते हैं? बोले कि स्टेज का मुआयना करते हैं। तो देखिए इस तरह की मुश्किल आती है, तो हम लोग गए, कम से कम 150 फीट लंबा स्टेज रहा होगा। फिर हमने कहा बुला के कहा कुछ कुर्सियाँ दाएं कीजिए, कुछ बाएं कीजिए, कुछ आगे, और पब्लिक तब तक शांत बैठी थी। तो इसमें 10 मिनट गए, फिर भी जो है वो लोग पहुँचे नहीं। बोले कि अभी 20-25 मिनट और लग सकते हैं। तो मुनव्वर साहब ने कहा कि पांडे जी आप कुछ बोलिए अब आप। तो हमने कहा कि हमें पेश कीजिए। तो मैं सुल्तानपुर का हूँ, उन्होंने अपनी रिश्तेदारी वगैरह बता करके मुझे पेश किया। यहाँ साइड में एक पेड़ के तने के जैसा 5 फीट ऊंचा शम्मा रोशन थी। तो जब मुझे बुलाया गया तो जैसे ही मैं माइक पे खड़ा हुआ एकदम पिन ड्राइव साइलेंस हो गया अपने आप। तो मैंने कहा जिस शहर में मैं आया हूँ इस शहर के सम्मान में पहले एक शेर पढ़ूंगा। तो मैंने एक शेर सुनाया, ऐसे ही समझिए तुकबंदी, कि सबको लगती शाम सुहानी झिलमिल करती रात और है। सबको लगती शाम सुहानी झिलमिल करती रात और है,
हर नगरी सुंदर है लेकिन इस नगरी की, तो वो पब्लिक चिल्ला के बोली। और उसके बाद जो है 2 मिनट तक तालियां बजती रही ऐसे ही। तो मतलब 10,000 की भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अगर 2 मिनट में कंट्रोल न करें तो भीड़ आपको हूट कर देगी। तो उसके बाद मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर एक क्षमा रोशन है, और हमारे ये अदब की रिवायत है कि मोहब्बत के तो बहुत बड़े किरदार हैं, एक शम्मा एक परवाना, और इनके ज़रिए जो मोहब्बत की दास्तान सुनाई जाती है वो दिलों को छूती है, और आज भी ये परंपरा चली आती आ रही है। तो हमने कहा कि मैं आपको 2-4 शेर शम्मा परवाना पे सुनाता हूँ और आप लोग लुत्फ़ उठाइए। तो मैंने शुरू कर दिया। शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, या खुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। इतना जोर से तालियां बजी, वाह वाह हुआ। थैंक यू बच्चों, आप समझ गए। और वंस मोर की आवाज़ें बुलंद हुई। मतलब 4 शेर सुनाने में करीब 10 मिनट लगे थे। समझिए कि पब्लिक इंजॉय कर रही थी कि शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, या खुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। शमा कहने लगी मालिक ने बनाया मुझको, जिसके भी हाथ लगी उसने जलाया मुझको। कौन कहता है कि शमा को हम जलाते हैं, शमा खुद जलती है परवाने जलाने के लिए। और कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए, कि शमा जलने के लिए है या जलाने के लिए। वाह वाह बच्चों, थैंक यू थैंक यू। ऐसे शायरी सुनी जाती है। तो ये समझिए कि ये समाप्त होते होते फिर आके जो है इशारा किया गया कि चारों मंत्री और जावेद साहब पधारे हैं। तो उसके बाद उनकी किताब का रस्म इजरा, एक इंदौर वालों ने नई किताब छापी थी उनके चयनित रचनाओं की, उसका रस्म इजरा हुआ और जावेद साहब को 1 लाख रुपए का भरोसा अवार्ड दिया गया। और इंदौर में बहुत अच्छा सुना जाता है जो है। तो जावेद साहब के चंद शेर भी मैंने वहाँ कोट करे। तो एक शेर जिस पे बहुत दाद मिली थी कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया। जावेद साहब का शेर है कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो ये जो है जावेद साहब का किस्सा था। उसके बाद भी कई मेल मुलाकातें हमारी जारी रखी। तो अभी 1:30 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। आगे जो है बताइए, क्लोज करना है। मैंने बिलाल तेगी साहब कह रहे हैं कि मज़ेदार किस्सा सुना दीजिए। देखिए, मैंने जितना हॉल को इमोशनल किया था प्रेमचंद के अफसाने से, बड़ी मज़े की बात ये है कि हमारे दोस्त ने उतना ही कहकहादार बना दिया। तो ये बड़ा हसीन इम्तिजाज है और ये होना चाहिए। एक पहलवान थे हमारे यहाँ, साजिदा सिद्दीकी भी बैठी हैं, बड़ी मशहूर अफसाना निगार हैं, भिवंडी से आई हैं। सरफराज आरजू साहब आए हुए हैं। एक सरफराज साहब एक पहलवान थे, एक वक्त में 80 रोटी खाते थे। पहलवान साहब एक वक्त में 80 रोटियां खाते थे। एक सर्कस वालों को कहीं से मालूम पड़ गया। सर्कस वालों को ये पता चला कि एक पहलवान है और ये बड़ा मज़ेदार है और 80-80 रोटी एक वक्त में खाता है। तो उन्होंने उसको हायर किया कि भाई बुला लीजिए, उससे बात करते हैं और एक मुआहदा करते हैं। हमारे शो में उनका एक 15-20 मिनट का वक्त भी जाएगा और पब्लिक बहुत पसंद आएगी। बाहर उन्होंने खूब बड़े पोस्टर वोस्टर लगा दिए कि पहलवान जो है 80 रोटी खाता है और हम उसको दिखाएंगे। अब पहला शो शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद पहलवान का शो आया। पहलवान आए और 80 रोटी खा लिए हो। अब 80 रोटी देखिए, कल मैं अपने पहले सेशन में ही बता चुका हूँ आपको कि क्लाइमैक्स जो होता है, इसकी जो एंड होता है, वो बड़ा असर अंदाज होता है, पूरी जान होता है किस्से की। अब वो पहलवान साहब जो है शो में बैठे और उन्होंने 80 रोटियां खा ली। अब 3 घंटे के बाद दूसरा शो है।
अब दूसरे शो में फिर उनका करतब दिखाना है उनको। तो जब उनका झूला उलेगा, ये सब काम हुआ, बंदर वंदर का खेल हुआ, तो पहलवान को लाया गया। पहलवान फिर 80 रोटी खा ली। अब तीसरा शो जब आया और पहलवान का वक्त शुरू होने वाला था, तो पहलवान को ढूंढ रहे हैं, पहलवान गायब है, पहलवान मिल नहीं रहा है। लोगों ने कहा यार ये तो उसका टाइम हो रहा है, उसका शो आना है। तो मैनेजर ने कहा मैं ढूंढता हूँ, आप लोग एक आध शो थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, कुछ आग वाग का गेम करा दीजिए, मैं जब तक उसको ढूंढता हूँ। तो वो निकले पहलवान को ढूंढने। तो किसी ने बताया कि वो उस गली में उसका मकान है, वहाँ रहता है। गया मैनेजर जो है, ढूंढते ढूंढते गया, तो पहलवान घर में बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैनेजर ने पूछा भाई तुम्हारा शो है? बोले यार खाली काम ही कराओगे कि खाना भी खाने दोगे? खाली काम करूं, खाना नहीं खाऊं? तो ये सारी बातें होती। निदा फाजली का बड़ा अच्छा जिक्र किया इन्होंने। निदा साहब हमारे अदब का बड़ा नाम है, जुबैर रिजवी साहब है। तो ये दोनों एक बस में सफ़र कर रहे थे। जुबैर साहब खिड़की के लग बैठे थे, एक बड़ी खूबसूरत लड़की सामने से जा रही थी। बस में बैठे हुए हैं, बस का सफ़र है। तो जुबैर साहब ने कहा निदा देख बड़ी खूबसूरत लड़की है यार। निदा ने कहा लेकिन बस के बाहर है। एक बड़ा अच्छे शायर गुजरे हैं, कलीम आजिज। कलीम आजिज एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जिगर साहब के साथ। जिगर साहब बलानोश थे, शराब पीते थे, और जिगर साहब की ऊपर की बर्थ थी। कलीम आजिज साहब बड़े परहेजगार आदमी थे, अल्लाह वाले थे, वो नीचे से बैठे हुए थे। आधा सफ़र हुआ, जिगर साहब का वक्त हो गया, उन्होंने बोतल खोली। कलीम साहब को जिन्होंने सुगंध का लफ्ज़ कहा, सुगंध आ गई उसकी। हुकुमचंद साहब तो ऊपर से जिगर साहब पहला घूंट लिए थे कि नीचे से ये चिल्लाए यार ये सब मत करा करो मेरे साथ, और आइंदा ऐसा करना हो तो मेरे साथ सफ़र ऊपर नहीं करना। तो जिगर साहब ने वहीं एक मिसरा कहा, एक शेर कहा, तूर पे चढ़ के पी रहा हूँ शराब, मुझसे मेरा कलीम आजिज है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये अदबी मामला जो होते हैं, अदबी चपकलिस भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन बड़े दिलचस्पियाँ पैदा करते हैं। मैं तो चाह रहा था कि पूरा माहौल जो है एक किस्सा गोई के हिसार में रहे, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि थोड़े लतीफ़ेबाजी भी हो गई। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लोग जो है किस्सा गोई का यहाँ पर पोस्टपोन करते हैं, मतलब अगले साल फिर मिलेंगे ना, तो जो किस्से बच गए हैं सुनाएंगे। और बहुत प्यारे बच्चे और बच्चियाँ बैठे हैं, तो मैं ज़फ़र गोरखपुरी साहब के 4 मिसरे से इसका समापन करता हूँ कि इरादा हो अटल तो मोजज़ा ऐसा भी होता है। इरादा हो अटल तो मोजज़ा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा। ऐसा भी होता है, और किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ तो शायद ये समझ पाओ खुदा ऐसा भी होता है। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। एक मिनट बस। अब इसके बाद जो है 2 किताबों का रस्म इजरा होना है। उससे पहले मैं बज़्म अहबाब फाउंडेशन और शोबा उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बतौर एक तोहफा आप कबूल कीजिए।